हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस आपके लिए लेकर आया है 67th मेंस का जो पॉलिटी सेक्शन का एनालिसिस है उसको हम लोग आज थोड़ा डील करेंगे। इनफैक्ट इसके पहले तक जनरली जब पॉलिटी की हम बात करते थे तो हमारा ध्यान आता था कि वो GS2 में सेक्शन 1 में कवर होता है, लेकिन इस बार बीपीएससी ने GS1 यानी कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी पॉलिटी के क्वेश्चन को पूछा है। तो हम लोग उन सारे पॉलिटी के सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका अप्रोच कैसे होना चाहिए था, और साथ ही साथ हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाएंगे कि कैसे जो परफेक्शन आईएएस ने मेंस के क्लासरूम प्रोग्राम को लॉन्च किया था उनके पर्टिकुलरली नोट्स में से भी उस क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता था। ये सारा कुछ हम लोग इस डिस्कशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो GS1 में एक क्वेश्चन आया था उसके बारे में। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, it says that discuss the concept of one nation one election. Discuss the concept of one nation one election in Indian context and give your arguments for and against it. भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। So the question is revolving around that what is the feasibility या prospect किस चीज का, वन नेशन वन इलेक्शन का, कहां पर, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और जब इस कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं तो हमें यह समझना है पहले कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तब हम इसके बारे में इसकी फिजिबिलिटी देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल हो सकता है या क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसके क्या क्या फायदे होंगे, सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की, कि क्यों आखिर ये बात उठी, और एट द सेम टाइम अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो उसके कुछ लिमिटेशंस या चैलेंजेस क्या क्या होंगे। उन सारे ही डायमेंशन को आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या कहने का मतलब हो रहा है। इफ यू टॉक अबाउट वन नेशन एंड वन इलेक्शन, तो अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे जब, तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि वन नेशन वन इलेक्शन की जब आप बात करते हो तो ये इस चीज के बारे में बात हो रही है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, यानी कि जिसमें आप क्या चीज करते हैं, जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए वोट डालते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ जितने भी स्टेट्स के, तो अलॉन्ग विथ लोकसभा इलेक्शंस, द इलेक्शंस ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, all the elections in which people directly participate, that is the lower house elections of both center as well as states, SLA और लोकसभा का इलेक्शन जब एक साथ कराया जाएगा उसको बोलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। नाउ जब वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात करते हैं तो इसकी अगर फिजिबिलिटी या इसकी आप प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे तो द करंट गवर्नमेंट has many times mooted the idea of one nation one poll or simultaneous election एक बार में। So right from prime minister or the erstwhile president Ramnath Kovind, every particular, you can say, the leaders have mooted the idea in recent years about going for one nation one election. So this is one nation one election. Now what will be the प्रोस्पेक्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, की इंडिया में अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाए तो इसके फायदा क्या क्या होगा, एंड देन वी विल सी व्हाट विल बी द डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। इनको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन की हम लोग बात करते हैं, तो अगर इसके हम लोग पॉजिटिव साइड को समझने की कोशिश करें कि अगर ये आ जाएगा तो क्या क्या फायदा हो सकता है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज the financial burden will be reduced। तो जो फाइनेंशियल बर्डन है किस चीज का, इलेक्शंस वगैरह का, इलेक्शन कराने में बहुत सारी मशीनरीज लगती हैं, बहुत सारे पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें दो तरह का एडवांटेज आपको दिखेगा। पहला कि फाइनेंशियल कट होगा, जो पैसे हैं वो क्या करेंगे, उसका रिडक्शन हो जाएगा जो मल्टीपल इलेक्शंस होते हैं। एंड एट द सेम टाइम द सेकंड एडवांटेज वुड बी दैट द मशीनरीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन इलेक्शन विल आल्सो नॉट बी एम्प्लॉयड। जैसे कि टीचर्स, स्कूल के टीचर्स को यूज किया जाता है इलेक्शंस में, बैंक के स्टाफ्स को यूज किया जाता है इलेक्शंस के अंदर। तो इन सारे पर्टिकुलर मशीनरीज को भी आप क्या करोगे, आप उनको एम्प्लॉयमेंट, जो नॉट नेसेसरी आप कह सकते, बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं था, उस चीज में जो इन्वॉल्व रहते हैं अपने काम को छोड़कर,
वहां पर आप उनसे उसको फ्री कर सकते हो। तो इसको बेटर अगर हम लोग नोट्स के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो दिस वाज वन ऑफ द नोट्स ऑफ आवर मेंस classroom program. And if we talk about one nation, one election and simultaneous election, so the positives are that it will be giving financial benefits and it will reduce the time. So time cut is one of the benefits कि time भी कम लगेगा। इलेक्शंस अगर एक बार में हो जाएंगे, तो वैसे अभी क्या हो रहा है, साल में अलग अलग जगह पर इलेक्शंस होते हैं, तो पूरी कंट्री में किसी ना किसी पार्ट में इलेक्शन तो एक साल में होता ही होता है। और साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा कि अगर एक बार में किया तो फाइनेंशियल बर्डन भी थोड़ा सा कम होगा। सेकेंड हम लोग अगर एस्पेक्ट समझेंगे तो इट टॉक्स अबाउट मोर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एंड इलेक्शनरिंग मोड में वो लोग कम रहेंगे। व्हाट इज इलेक्शनरिंग मोड? तो इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्शन कैंपेनिंग, तो आप जानते हैं कि 2 महीने से 2.5 महीने का तो एक्चुअल इलेक्शन कैंपेनिंग होता है, एंड उसके पहले भी जब मालूम है कि इस जगह पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो कैंपेनिंग में लगे रहते हैं। एंड नाउ you also know that the party at the national level are also competing in the state elections, so their one particular priority will also be in the state legislative election. For example, next year we have Lok Sabha election 2024, but 1 year only after the Lok Sabha election there is election in Bihar 2025 में। तो after being elected as the गवर्नमेंट इन लोकसभा इलेक्शन, ये जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट सिर्फ डेवलपमेंटल काम पर पूरा फोकस कर पाए, क्योंकि उसको फिर अगले साल बहुत जगह इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। तो इस कारण से होता क्या है कि जब हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस होंगे और पार्टी जो नेशनल लेवल पर हैं वो हर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, तो वो डेवलपमेंटल एजेंडा उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अंडरमाइन कर सकते हैं, और ज्यादातर किस मोड में रह सकते हैं, कैंपेनिंग मोड में। तो इसका ये भी बेनिफिट होगा कि ज्यादा ध्यान अब सरकारें किस पर देंगी, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे। तीसरा, वर्कफोर्स, जो मैंने आपको बताया कि जो मशीनरीज इन्वॉल्व होती हैं वो भी इस चीज से क्या हो जाएंगी, फ्री रहेंगी, वो एक ही बार इन्वॉल्व होंगी पूरे 5 साल में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर सिंक्रोनाइज का मतलब ये हुआ कि दैट द आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं, या फिर जो पर्टिकुलर इलेक्शंस के टाइम पर अगर एक साथ इलेक्शंस होते हैं तो वोटिंग बिहेवियर जो है वो उसके अकॉर्डिंग गवर्न हो सकता है। दैट मीन्स कि रीजनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज, इन सारे बिहेवियर्स को एक तरफ कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट्स, जैसे कि सेंटर पे जो पार्टीज हैं और स्टेट्स में जो पार्टीज हैं, तो सेंटर की पार्टीज भी रीजनल इश्यूज को कोशिश करेंगी कि वो थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि एट द सेम टाइम दे हैव टू कंटेस्ट इलेक्शंस बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। और फायदा इससे ये भी होगा कि दोनों के बीच में कोहेरेंस बनने का चांस भी दिखे इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देन द लास्ट पॉइंट सेज ऑलरेडी एक्सपीरियंस। दैट मींस कि इंडिया वन नेशन वन पोल लाकर कुछ नया इंप्लीमेंट नहीं करेगा, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट इंडियन इलेक्शंस, देन 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ 51-52 में, उसके बाद से लेकर 1967 तक, because of same party at the center and state level, we already were experiencing what, simultaneous election। states में भी election उसी टाइम पे होते थे जिस टाइम पे लोकसभा के चुनाव होते थे, तो ये कुछ नया हम लोग लाने की कोशिश नहीं कर रहे। So it talks about that this system has been already experienced in India, so we are not trying to implement something new that has already been experienced। तो ये इसके कुछ positives हुए। Now at the same time, if we look at the challenges or negative side of the one nation one election, so you will see that it will somewhere go against the spirit of federalism, or you can say it will somehow dilute the role of regional parties। How? आपको ऐसा लगता है क्या कि अगर आप मान लीजिए इलेक्शन में वोट देने जाते हो, तो उस इलेक्शन के टाइम पर आप जब आपके सामने जब 2 ईवीएम्स रखे होंगे, तो आप एक ईवीएम पर किसी एक पार्टी को वोट दोगे और दूसरे ईवीएम पे दूसरे पार्टी को नहीं। हम लोग की वोटिंग बिहेवियर इससे इफेक्ट होगी, और जनरली आप किसी एक ही पार्टी को दोनों ही इलेक्शंस में वोट देकर आ जाओगे, और यहां पर चांसेस होंगे किसके ज्यादा फायदा लेने के, दैट इज द नेशनल पार्टी। एक ये इशू हो गया। दूसरा कि जो नेशनल इश्यूज हैं, इट विल ओवर पावर द रीजनल इश्यूज। हाउ? सो द इलेक्शन कैंपेनिंग विल बी डन साइमल्टेनियसली फॉर बोथ स्टेट्स एंड नेशनल लेवल, और उस टाइम पर ज्यादातर किसकी प्रायोरिटी देखी जाएगी, नेशनल इश्यूज
रहेंगे वहां पर, और वहां पर जो रीजनल इश्यूज हैं वो अंडरमाइन हो सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टीज भी अपना लोकसभा के इलेक्शन का कैंपेनिंग भी कर रही हैं, एट द सेम टाइम दे आर कैंपेनिंग फॉर स्टेट इलेक्शंस आल्सो. So there are chances that the national issues will overpower the regional aspirations or issues. Again, it can dilute the federal credentials of our country. Then, if we talk about accountability, now how it will undermine accountability? For example, the current status, or you can say the current system, allows the accountability of government almost every year. How? सपोज बीजेपी, तो बीजेपी अभी 2019 में इलेक्शन जीत गई और उसकी मेजोरिटी बहुत ज्यादा आई, लगभग 300 सीट के आसपास सिर्फ बीजेपी लेकर आई. लेकिन बीजेपी इतनी सीट एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा लाने के बावजूद भी अकाउंटेबल बन सकती है, क्योंकि स्टेट में इलेक्शंस हर साल कहीं ना कहीं हो रहे हैं और बीजेपी भी पार्टिसिपेट कर रही है. तो दे कैन नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड फॉर द कंप्लीट 5 years बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन लोकसभा. और इसका रिजल्ट आपको दिखता भी है, जैसे कि दिल्ली का इलेक्शन ध्यान में देखिए. 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद 2020 में दिल्ली इलेक्शंस हुए और दिल्ली में क्या हुआ, बीजेपी की हार हो गई. अभी आप बंगाल में देख सकते हैं. तो दैट मींस कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल लेवल पर भी है, उसको अकाउंटेबल बनाते रहती है. एज वेल एज कुछ स्टेट पार्टीज भी हैं जो अलग अलग जगह इलेक्शंस लड़ते हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बन रही है. भले वो सरकार उनकी हो, लेकिन वो किसी और जगह इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सकती है. और जब हम लास्ट पर्टिकुलर इश्यूज या चैलेंज की बात करेंगे तो इट इज टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन. प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मतलब ये कि ठीक है, एक बार को हम लोग इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वी गो फॉर वन नेशन वन इलेक्शन इन 2024. 2024 में सारे स्टेट के इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली की और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ करा देते हैं. लेकिन व्हाट इज द गारंटी that every SLA and every Lok Sabha will continue its full-fledged term for 5 years? क्या इसकी कोई गारंटी है? कभी किसी स्टेट में बीच में सरकार मान लीजिए गिर जाती है, मेजोरिटी चली जाती है, या इवन लोकसभा की मेजोरिटी कम हो जाती है, वहां पे सरकार गिर जाती है, देन व्हाट इज द ऑप्शन? तो आइदर आप उस पर्टिकुलर स्टेट को जहां पर बीच में डिसॉल्व होगा उसको, या तो आप फिर बाकी पूरे 5 साल के रिमाइंडर टर्म के लिए उसको क्या रखोगे, प्रेसिडेंट रूल के अंदर रखोगे, या फिर आप दोबारा से मिड टर्म इलेक्शन के लिए जाओगे और जैसे मिड टर्म इलेक्शन के लिए गए, योर वन नेशन वन पोल विल बी अगेन डिस्टर्ब. क्योंकि यही 1967 में हुआ, पहली बार रीजनल पार्टी इवॉल्व हुई तमिलनाडु में और उसके कारण ये वन नेशन वन पोल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ. तो देयर आर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम कि आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि अब जो इलेक्शंस होंगे इसके बाद सारे पर्टिकुलर स्टेट्स और लोकसभा अपना पूरा 5 साल टर्म ही कंप्लीट करेगी. एंड देयर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम विथ इंप्लीमेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आपको अगर 2024 में इलेक्शंस कराने होंगे सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या तो प्री मैच्योर डिसोल्यूशन करना पड़ेगा या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को 5 साल से ज्यादा तक के लिए कंटिन्यू कराना पड़ेगा. दीज आर ऑल्सो द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन इट्स इंप्लीमेंटेशन. तो इन ग्राउंड्स पे आप कह सकते हैं कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस फॉर वन नेशन वन इलेक्शन. नाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो आप इस क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का प्रोस्पेक्ट पूछा जा रहा हो, तो वहां पर आप इसका कुछ वे फॉरवर्ड जरूर देंगे, एंड दैट वे फॉरवर्ड कैन नॉट बी योर पर्सनल ओपिनियन. देखिए, इस बार बीपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस में आपको ये वर्ड्स दिखता है कि डू यू अग्री, डू यू थिंक, बट दे आर नॉट आस्किंग योर अग्रीमेंट और योर थॉट. आपको इन चीजों को, पॉइंट्स को जस्टिफाई या सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा विथ सर्टेन इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस, और ये इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस के बिना जो लिख कर आता है उसी को जो जीएस2 में है वो नंबर एवरेज मिल जाते हैं. तो आपने ये पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स बताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी दिया आपने, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी दिया, लेकिन इसका वे फॉरवर्ड हम लोग जो दिखाएंगे उसमें हमें कोई इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस देना पड़ेगा. जैसे कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कुछ इसके बारे में, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंड किया है, एक कमेटी बनी थी लॉ एंड जस्टिस की, उसने रिकमेंड किया है. आप उन तीनों में से कोई भी एक या दो एटलीस्ट रिकमेंडेशन अपने वे फॉरवर्ड में दोगे, तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा. जैसे कि
तो जब आप बात करेंगे कि व्हाट मेजर रिपोर्ट थे, सो स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल लॉ एंड जस्टिस हैज रिकमेंडेड टू कंडक्ट द इलेक्शन इन 2 फेजेस। 2 फेजेस में कराने का बात कहा है। 1 नेशन 1 पोल नहीं होगा, 1 नेशन 2 पोल्स होंगे, ऐसा इस कमेटी ने रिकमेंड किया था। और ये 2 पोल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो जनरल इलेक्शन होंगे उसके साथ आधे स्टेट का इलेक्शन करा दो और बाकी का उसके बीच में इलेक्शन करा दो। ये एक रिकमेंडेशन हुआ। देन दूसरा रिकमेंडेशन अगर हम लोग लॉ कमीशन की बात करें, सो द लॉ कमीशन इन इट रिपोर्ट हैव आस्क्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इलेक्शंस इन स्टेट विथ जनरल इलेक्शंस whose tenure gets completed after 6 months और before 6 months। मतलब कि लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग लोकसभा के चुनाव के टाइम पर उन स्टेट्स का इलेक्शन करा दो जिन पर्टिकुलर स्टेट्स में इलेक्शन 6 महीने बाद या 6 महीने पहले होना था, तो उनको रोक कर क्या करना है, किसके साथ करा देना है, लोकसभा के साथ। और लास्टली जब नीति आयोग की रिपोर्ट की आप बात करोगे तो नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जो ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, 1 नेशन 1 इलेक्शन का इंट्रोडक्शन होगा, दैट शुड बी डन इन अ फेज्ड मैनर। और फेज्ड मैनर के साथ साथ इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इंडिया is a federal country, though not completely federal, but it is federal, and hence anything which is going to undermine the power of states must be came to a conclusion only after the consultation with all the stakeholders। और यही नीति आयोग ने भी बोला कि आप impose नहीं करो 1 nation 1 election, try to bring all the states on a common platform and then go for something like 1 nation 1 election in a phased manner। So that is how you are going to conclude this answer। आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिस्कशन समझ में आया कि आप कैसे इसको टैकल करते। नाउ वी विल मूव टू जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इट सेज अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स। सो दीज आर इन इन्वर्टेड कॉमा। तो आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर पहले क्या करना है, कमेंट करना है। व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। उसके बाद एंड यू हैव टू हाईलाइट एज टू व्हाई द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट। तो पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि भारतीय पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन नहीं है। क्या नहीं है, सॉवरेन नहीं है। उसके पास पावर्स तो बहुत हैं, इट हैज वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड, पावर्स हैं लेकिन अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। इस बात पर कमेंट करना है और फिर ये दिखाना है कि कैसे और क्यों, जो हम लोग बात करते हैं एज टू वाई, क्यों जो इंडियन पार्लियामेंट है वो अपने काउंटर पार्ट, जहां से हमने ये सिस्टम ही लिया है दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट, उससे ये अलग है। इन द सेंस इट सेज दैट कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंप्लीटली सॉवरेन, तो व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट पॉसिबल हियर इन इंडिया। ऐसा क्यों है कि इंडिया का पार्लियामेंट ब्रिटिश काउंटर पार्ट से अलग है। तो पहले तो आपको इस पर्टिकुलर चीज पे कमेंट करना है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज वास्ट पावर्स बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स। तो कमेंट करेंगे और दिखाएंगे कैसे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिफरेंट है। इस पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है, इट हैज बीन गिवन बाय एवी डाइसी। किसके द्वारा दिया गया है, एवी डाइसी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। एंड एज पर एवी डाइसी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी हैज 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का है। पहला कंपोनेंट कहता है कि बीइंग अ सॉवरेन पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, रिपील एनी लॉ, चेंज एनी लॉ। दैट मीन्स पार्लियामेंट अगर कोई सॉवरेन है तो वो किसी भी तरह का कानून बना सकता है, किसी भी तरह का कानून हटा सकता है, किसी भी तरह का कानून में चेंज कर सकता है। वो इसकी सॉवरेनिटी को दिखलाता है। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन इंडिया। इंडिया के पास भी, पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है। दूसरा, एवीडाइसी का दूसरा कंपोनेंट कहता है कि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाएगा वो उसी तरह से लाएगा जैसे कि वो एक नॉर्मल कानून लाता है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेम मैनर एज इट मेक्स एन ऑर्डिनरी लॉ। नाउ यहां पर आपको दिखेगा डाइवर्जेंस। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर तो है बट वो एक अलग प्रोसेस है और लेजिस्लेशन का अलग प्रोसेस है, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। तीसरा कंपोनेंट कहता है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा उसको किसी भी कोर्ट के द्वारा इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। अगेन दिस देयर इज डाइवर्जेंस। इंडिया में
you have judicial review, so parliament's law can be challenged in court as well as it can be struck down also. तो इस तरह से पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का जो डेफिनेशन एविडाइसी के द्वारा आया वो इंडिया में कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं है. तो वी से दैट इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट कंप्लीटली सॉवरेन. इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं लेकिन अनलिमिटेड पावर्स नहीं है. तो नाउ वी हैव टू राइट द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो. पहले हम ये दिखाएंगे कि एक्चुअली में इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन है और किन किन डायमेंशन में सॉवरेन है. देन वी विल राइट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट और किन कारण से ये उसकी तरह नहीं है. तो इफ यू विल लुक एट द नोट्स, तो इसमें आपको यहाँ पर दिखेगा कि जब हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलता है और उन पॉइंट्स के बारे में आपको समझना है, जैसे कि क्यों हम बोल सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन है. So the first thing is Article 2 and 3. Being a sovereign country, पार्लियामेंट के पास, इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी और की टेरिटरी अपने अंदर अक्वायर भी कर सकता है. जैसे कि हम लोग देखें क्या, सिक्किम became part of India after independence, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी. तो how it was possible? पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर इसको इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन कैसे? Because इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरेन. Similarly, Article 3, which talks about internal sovereignty, कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी तरह का इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है बिना किसी दबाव में. फॉर एग्जाम्पल, बहुत रिसेंट आप एग्जाम्पल देखेंगे, द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एज वेल एज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर. तो JNK, एवरीवन सेड दैट इट वाज अ बायलैटरल इशू, बट हमने अपना पर्टिकुलरली पार्लियामेंट के पावर के थ्रू ही क्या कर दिया, JNK को स्टेट से किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. So this shows our sovereignty. Now, 9th अमेंडमेंट एक्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि आप सॉवरेन होंगे तो किसी की टेरिटरी एक्वायर कर सकते हो. एट द सेम टाइम अगर आप सॉवरेन हो तो आप किसी को अपनी टेरिटरी दे भी सकते हो. और पार्लियामेंट ने 9th अमेंडमेंट एक्ट और 100th अमेंडमेंट एक्ट करके दो बार, 9th अमेंडमेंट एक्ट करके बेरूबारी यूनियन ईस्ट पाकिस्तान को ट्रांसफर किया और 100th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बाउंड्री सेटलमेंट किया किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, जिसमें एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ. ये तभी पॉसिबल हो पाया पार्लियामेंट के द्वारा बिकॉज पार्लियामेंट इज सॉवरेन इनफ इन दिस डोमेन. देन आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 सेज दैट कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज. दैट मीन्स अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन बी मेड एप्लीकेबल इवन आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया. जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में कुछ क्राइम करता है या इंडिया में कोई इकोनॉमिक फ्रॉड किया और वो इंडिया से बाहर अभी है, तो पार्लियामेंट जो कानून अगर बना रही है इसको लेकर, उसमें ये पावर उसके पास है कि वो इस कानून को इवन कहाँ एप्लीकेबल कर दे, इंडिया के बाहर जहां वो आदमी है उसकी प्रॉपर्टी पे भी उसको एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर भी वो एप्लीकेबल होगा. दिस ऑल्सो शोज आवर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. नाउ 368, तो पार्लियामेंट ऑल्सो हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ठीक है, ऑर्डिनरी प्रोसेस से नहीं कर रहा है, बट इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स इट ऑल्सो शोज द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. देन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉयज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही हमने इंस्पायर किया है. दैट ऑल्सो शोज सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एट सम टाइम. द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, द पावर टू एक्सक्लूड सिविलियंस फ्रॉम अटेंडेंस. ये सब कुछ ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को एक तरह से दिखाते हैं. Nothing which is said in parliament can be questioned in any court. So these are all certain points which shows that Indian parliament is quite sovereign in their domain. Not completely sovereign, but they have vast amount of powers. But it is not unlimited as said in the question. Unlimited नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे provisions हैं जो कि ब्रिटिश से अलग हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसीलिए हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड पावर्स नहीं है. और वो पॉइंट्स क्या क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है और सुप्रीम है. ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन है, दैट इज फ्लेक्सिबली चेंज हो सकता है आसानी से. पार्लियामेंट उसको ऑर्डिनरी लॉ प्रोसेस थ्रू चेंज कर रही है, जबकि हमारे यहाँ रिटेन नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम रहेगा. तो पार्लियामेंट सॉवरेन इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे तीनों ऑर्गन के से ज्यादा सुप्रीम किसको माना गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया. तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है और इवन उसको इनवैलिडेट भी कर सकती है
अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर सकती है। देन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 prohibits a state from making any law which violates any of the fundamental rights. That also limits the sovereignty of parliament. Basic structure, in the Keshwananda Bharati case, Supreme Court introduced the concept of basic structure, और इस basic structure doctrine के कारण आप देख सकते हैं कि अभी पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है वो लिमिट हो गया है। दैट मीन्स इट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। एंड फेडरेशन, दैट मीन्स ब्रिटेन एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, पावर्स वहां डिवाइडेड है नहीं, तो पार्लियामेंट के पास ही जो पावर्स है सो है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा फेडरेशन होने के कारण पावर्स भी क्या है, डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो पार्लियामेंट को उन्हीं चीजों पे काम करने का अधिकार है जिनके ऊपर उनका पावर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जैसे यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट। जबकि स्टेट लिस्ट में जो चीजें उस पर कानून कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। So all these points actually try to restrict the sovereignty of parliament, or you can say these are the restriction on the powers of parliament। इसीलिए हमने क्वेश्चन में देखा कि इंडियन पार्लियामेंट क्या नहीं है, कंप्लीटली सॉवरेन नहीं है, और इसके पास पावर्स तो हैं बट अनलिमिटेड नहीं है। Then how you will conclude? So you have to conclude this particular question in the form that इंडिया में ये सिस्टम इसलिए रखा गया क्योंकि इंडिया में किसको सुप्रीम रखना था, कॉन्स्टिट्यूशन को। So all the organs of the government, we can conclude like this, that all the organs of the government work in coherence to protect the sanctity of the constitution। इसीलिए किसी ऑर्गन को सॉवरेन या सुप्रीम नहीं बोलते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गन्स किसके लिए काम करेंगे एक साथ मिलकर, टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। एंड देयरफॉर पार्लियामेंट भी हमारे यहाँ पे बाकी ऑर्गन्स की तरह सॉवरेन या सुप्रीम नहीं है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू conclude. Now moving on to the next question, which is from GS2 second question. It says about discuss the problem of center state relations in India and its prospects in future with special reference to Bihar। तो पहला पार्ट ये कह रहा है कि डिस्कस करना है किस चीज को, जो सेंटर स्टेट के रिलेशन है अभी उसमें इश्यूज क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और उसका फ्यूचर में और क्या प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, संभावना दिख रही है। और उसमें हमें एक स्पेशल रेफरेंस देना है किसके बारे में, बिहार के बारे में। सेकेंड पार्ट सेज एग्जामिन एज हाउ टू द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल्ड इन ट्यून विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यूज करके कैसे इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल या सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली में स्टार्ट करने के लिए जब आप सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में जाएंगे, तो हम इंट्रोडक्शन में यहाँ पर फेडरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, और हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है दैट इज पार्ट 11 एंड 12 जिसमें कि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन दिए हुए हैं, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन वहां पर दे सकते हैं। आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन वी हैव टू स्टार्ट विद द इश्यूज इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरऑल इश्यूज के बारे में बात करेंगे जो जनरल है, दैट इज द इशू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन जनरल। एंड देन द सेकेंड पार्ट वी विल राइट द इश्यूज बिटवीन सेंटर एंड बिहार इन पर्टिकुलर। आइए हम लोग देखते हैं, अगेन दिस वाज आल्सो कवर्ड इन आवर नोट्स। जब आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा इश्यूज इन सेंटर स्टेट रिलेशन, तो इसको हम लोग अलग अलग डायमेंशन में कवर कर सकते हैं। सो वी कैन कवर इट इन डिफरेंट डायमेंशन। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इशू। तो जब फाइनेंशियल इशू की आप बात करते हैं तो आपको दिखेगा कि स्टेट जो है वो फिजिकली डिपेंडेंट है सेंटर पे, जैसे ग्रांट्स सेंटर देती है वो अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया बेस्ड ग्रांट्स देती है। देयर आर सर्टेन डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो सेंटर देती है, तो किसी स्टेट को मिलता है किसी को नहीं। दूसरा डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस जो है जिसपे कि स्टेट का भी अपना कंट्रोल हो सकता है, सेंटर का अपना कंट्रोल रहता है, लेकिन जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है उसका जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है, जो फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो फिजिकल डिपेंडेंस किसके ऊपर है, सेंटर के ऊपर, स्टेट्स का। प्लस स्टेट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है while raising loans that they cannot raise loan more than 3% of their state GDP, और ये भी कहीं ना कहीं उसको लिमिट करता है। एज वेल एज इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली इट इज मेंशन कि स्टेट जो है वो इंडिया के बाहर से लोन रेज नहीं कर सकते, सो दे कैन नॉट रेज लोन आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द
कंट्री के बाहर वो क्या नहीं कर सकते, लोन रेज नहीं कर सकते, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रेजिंग लोन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, तो दे आर फिस्कली वेरी मच डिपेंडेंट इन द कंट्री एंड स्पेशली ऑन द सेंटर। और तीसरा, जीएसटी के रोल आउट से बहुत सारे स्टेट्स को भी इश्यूज हुए हैं और प्रॉब्लम्स हुए हैं, जैसे कि जीएसटी के अंदर बहुत सारे ऐसे टैक्सेस सब्ज्यूम हुए जो कहीं ना कहीं स्टेट्स के कंट्रोल में थे, और ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक जीएसटी का कॉम्पनसेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि कलेक्शन नहीं हुआ है तो कॉम्पनसेशन इश्यूज भी सेंटर और स्टेट के बीच में देखा गया है। देन वी हैव पॉलिटिकल इश्यूज है हमारे कुछ, जैसे कि रोल ऑफ गवर्नर, गवर्नर बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर, तो इसके कारण गवर्नर का रोल कभी कभी मिसयूज किया जाता है किसके अंदर, स्टेट्स के पॉलिटिक्स में। देन फोकस ऑन सेम पार्टी स्टेट्स, जैसे कि जिस पार्टी की सरकार सेंटर में है, नेशनल लेवल पे है, उन इस पर्टिकुलर स्टेट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस देखा जाता है। ये कोविड के टाइम पे भी आपको दिखा होगा कि वैक्सीन कहाँ ज्यादा पहले पहुंच रही थी, जिन स्टेट्स में सेम गवर्नमेंट जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट थी। देन वी हैव इलेक्शन, सेंटर ट्राइज टू चैनलाइज हिज आइडियोलॉजी, तो स्टेट्स को ये भी लगता है कभी कभी कि इलेक्शंस के दौरान नेशनल पार्टीज जो हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी करंटली गवर्नमेंट है वो अपनी प्रायोरिटाइज आइडियोलॉजीज को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करती है स्टेट्स के अंदर। देन द इशू ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में प्रॉब्लम ये है कि ये वैसे स्कीम होते हैं जिनको लॉन्च सेंटर करता है, अनाउंस सेंटर करेगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और कुछ पार्ट फंडिंग का स्टेट्स को देना पड़ता है। नाउ दिस इज ऑलवेज एरिया ऑफ कंटेंशन, बिकॉज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो सकता है कि जो गवर्नमेंट सेंटर में है उसकी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहा हो, स्टेट उससे बिल्कुल अग्री भी नहीं करती हो, फिर भी उसके ऊपर ये फोर्स किया जा रहा है कि आप इसको इंप्लीमेंट कराओगे। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज ऑल्सो अ टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देन वी हैव सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, क्योंकि ऑलरेडी 7 शेड्यूल में ज्यादा पावर सेंटर के पास है, उसके बावजूद जो रेसिडुअरी पावर यानी कि जो बचे खुचे पावर है जो कहीं तीनों लिस्ट में नहीं लिखे हुए हैं वो भी किसके पास है, सेंटर के पास, जबकि फेडरेशन में वो किसके पास होता है, स्टेट्स के पास। देन द इंक्रोचमेंट ऑफ सेंटर ओवर द स्टेट लिस्ट, जैसे कि 3 फार्म बिल्स बना देना, ये क्या है, इंक्रोचमेंट करना हुआ किस चीज के ऊपर, स्टेट के डोमेन के ऊपर, दैट इज एग्रीकल्चर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 3, यानी कि स्टेट का एग्जिस्टेंस जो है मेयर वो सेंटर पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो आंध्र प्रदेश वाज नॉट विलिंग टू लेट द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना बट स्टिल इट वाज क्रिएटेड, दैट मीन द ओवरऑल प्लस जम्मू कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन इन 2 UTs, so the existence of states is totally dependent on center. This is also one of the constitutional issue between center and state. प्लस द गवर्नर, रोल ऑफ गवर्नर एज अ चांसलर इन स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये भी एक अभी हाल ही में भी आपको दिखा है इसका बहुत कॉन्फ्लिक्ट। देन वी हैव सर्टेन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज अभी हाल में सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, दैट इज द रोल ऑफ सीबीआई, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनका रोल कहां पे देखा जा रहा है, स्टेट्स के अंदर सेंटर इनको एज अ टूल यूज करती है टू टैकल और कर्ब द ऑपोजिशन बेसिकली, यानी कि पॉलिटिकल टूल की तरह इसको मिसयूज किया जा रहा है। तो ऑल दीज वेयर द जनरल इश्यूज इन सेंटर स्टेट रिलेशन। नाउ वी विल मूव टू द इश्यूज ऑफ सेंटर एंड बिहार, कि सेंटर और बिहार में क्या क्या इश्यूज हैं हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट इश्यूज इन सेंटर एंड बिहार, देन द फर्स्ट इशू हैज बीन द डिमांड फॉर अ स्पेशल कैटेगरी, विशेष राज्य का दर्जा। आप हमेशा सुनते होंगे कि जो गवर्नमेंट है करेंटली वो बार बार डिमांड करती थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो 13 फाइनेंस कमीशन तक तो ये नहीं हुआ, और प्लानिंग कमीशन बेसिकली इसका दर्जा जो है प्रोवाइड कराती थी। जब प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हुआ तो इट वाज थॉट कि ये पावर ऑफ फाइनेंस कमीशन को मिलेगा, बट 14 फाइनेंस कमीशन ने ओवरऑल जो इंक्रीज कर दिया 10% किस चीज का, टोटल नेट प्रोसीड्स को 32 से 42% कर दिया, और उसने इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी ऐड कर दिया, बैकवर्डनेस को, और बोल दिया कि नाउ वी विल डिसकंटिन्यू व्हाट, द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो बिहार का वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाया, एक ये इशू हुआ। दूसरा, फाइनेंस कमीशन डेफिनेटली उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे बिहार दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट रेसिपिएंट है 10.058%, बट इट इज स्टिल नॉट इनफ टू सेफगार्ड, और यू कैन से टू कॉम्पनसेट, और यू कैन से
बिहार के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने में अभी भी कुछ पैसे की कमी आपको लगती है कि वो है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसेंट इशू ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस। तो कास्ट बेस्ड सेंसस का भी आप इशू देख रहे हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड किया, बिहार गवर्नमेंट की आप परमिशन दीजिए हम लोग को क्या कराना है, कास्ट बेस्ड सेंसस। सेंटर रिफ्यूज्ड। नाउ द गवर्नमेंट इज प्रोसीडिंग ऑन इट्स ओन, और वो एक तरह का सर्वे अब कराने जा रहे हैं। तो यहां पर भी आपको क्या दिखा, इशू दिखा। देन एवरी ईयर इट इज नोन दैट बिहार विल बी प्रोन टू फ्लड, एंड बिहार में फ्लड होगा, लेकिन फिर भी फ्लड का मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा लार्ज स्केल तक देखा गया, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू बिटवीन सेंटर एंड बिहार। एंड वेरी रिसेंटली इफ यू टॉक अबाउट द मिसमैनेजमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, तो आपने देखा बहुत सारे ऐसे इमेजेस जो सर्कुलेट हुए और पूरे दुनिया देश भर में दिखाई, उसमें सबसे ज्यादा इशू में कौन दिखा आपको, बिहार के माइग्रेंट लेबर्स, और उनके लिए जो सेंटर की तरफ से स्टैंड या स्टेप्स लिए गए वो बहुत ज्यादा काफी नहीं रहे। तो वो भी एक इशू रहा था किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। नाउ द सेकेंड पार्ट सेज दैट हाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन हेल्प इन टैकलिंग दिस प्रॉब्लम। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हम करेंगे और फिर हम लोग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन दिखाएंगे कि कैसे बिहार और सेंटर स्पेसिफिकली कैसे इन चीजों को काम कर सकता है। तो अगर हम एरिया ऑफ कोऑपरेशन समझे सेंटर और बिहार के बीच में, तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक पैकेज मिला हुआ है बिहार को 1.25 लाख करोड़ का सेंटर की तरफ से। देन वी टॉक अबाउट द एक्सप्रेसवेज विच आर गोइंग टू बी स्टार्टेड वेरी सून। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ दरभंगा एयरपोर्ट, तो उड़ान स्कीम के अंदर दरभंगा एयरपोर्ट लॉन्च जो हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। फिर हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज बीन स्टार्टेड। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट जो हमारा ये है, जिससे कि बहुत हद तक फ्लड्स के भी कम होने के चांसेस होंगे और ड्रॉट भी आने के चांसेस कम हो सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट कि बहुत सारे रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिहार में अच्छी खासी खुली हैं, जैसे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ईस्ट चंपारण मोतिहारी में खोला गया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला गया है अगेन ईस्ट चंपारण में पिपरा कोठी के पास। तो ये सारे इनिशिएटिव्स, रिंग रोड टू अवॉइड द ट्रैफिक, रिंग रोड का फॉर्मुलेशन करने की बात की गई है जैसे मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में बाई NHAI। उसके बाद हम लोग बात करें अगर, तो रक्सौल में अभी हाल ही में FSSAI का जो एक ये सेटअप किया गया है फैक्ट्री, उस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिससे कि नेपाल में आपको बहुत चीज की कनेक्टिविटी हो जाएगी, फूड हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए फायदा होगा। देन वी हैव अमेलखंज मोतिहारी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। देन वी टॉक अबाउट समथिंग लाइक जयनगर कुर्था रेलवे लाइन जो अभी हाल ही में इनिशिएट हुआ है। सो ऑल दीज आर सर्टेन areas of cooperation. Now we have to particularly connect this particular provisions with the help of the theory of कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप ट्रेंड समझेंगे तो हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म भी आपको दिखता है, जहां पर स्टेट सेंटर आपस के खिलाफ अपोज भी कर रहे हैं और मल्टीपल स्टेट्स के बीच में भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, तो हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे और कैसे एक्चुअली में नीति आयोग का यूज आप जरूर यहां पर करेंगे कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू इन इश्यूज को आउटकम किया जा सकता है। जैसे नीति आयोग के रोल को हम लोग बात कर दिए, जीएसटी एज वन नेशन वन टैक्सेशन, इंटर स्टेट काउंसिल का रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं जो कि इंटर स्टेट काउंसिल दोबारा से रिवाइव हुआ है, एंड एज पर द डिमांड्स ऑफ स्टालिन इसको कम से कम 2 बार इसकी मीटिंग हो साल भर में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जोनल काउंसिल है, अलग अलग जोन्स के लिए भी हमारा काउंसिल है। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या को थोड़ा कम भी कर सकते हैं और उसमें स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप, कि जब पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हो वहां पर भी आपको किसको इन्वॉल्व कराओ, स्टेट्स को इन्वॉल्व कराओ। देन द नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच, इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि जो नीति आयोग है उसने प्लानिंग कमीशन से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, एंड यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर स्कीम्स और यू कैन से इनिशिएटिव्स, और इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग जो डेवलपमेंटल एरियाज या कोऑपरेशन का एरियाज है किसमें, बिहार में। और लास्टली आप कोविड-19 का मैनेजमेंट लिख सकते हो। अगर कोविड-19 में स्टेट्स और सेंटर एक मत होकर मैनेजमेंट नहीं करते तो क्या कोविड-19 टैकल होता, नहीं हो पाता। ऑल दीज यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर एंड यू कैन शो द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ व्हाट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड द गुड रिलेशन और हेल्दी रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ GS2 which talks about
account for the emergence of regional political parties in India? And do you think that existence of regional parties is good for satisfying regional aspiration and national unity? Give reasons in support of your answer. तो सबसे पहले तो जो रीजनल पार्टीज हैं उसका इमरजेंस आपको बताना है और फिर बताना है कि क्या जो रीजनल पार्टीज हैं वो रीजनल एस्पिरेशन और नेशनल यूनिटी के लिए अच्छी है या नहीं, और फिर उसको आपको कंक्लूड करना है अपने आर्गुमेंट्स के साथ, सपोर्ट करना है. तो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल ट्राई टू लुक इनटू द मॉड्यूल 8 जो हमारा मेंस का मॉड्यूल है, परिश्रम मॉड्यूल, जो हम लोग टोटल 10 मॉड्यूल पॉलिटी का बनाते हैं. इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जब 8वें मॉड्यूल पे आप जाएंगे जिसमें कि सारे पॉलिटिकल डायमेंशंस कवर्ड हैं, जैसे इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन, हम लोग बात करते हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन, रोल ऑफ कास्ट, क्लास, ये सारा मॉड्यूल में कवर होता है. और सारे मॉड्यूल्स में ये सबसे बल्किएस्ट मॉड्यूल होगा क्योंकि इससे अभी तक टोटल 19 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं बीपीएससी के अलग अलग एग्जामिनेशन में. तो इसके अंदर हम लोग एक मॉडल आंसर प्रोवाइड किए थे जिसको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप आराम से उस चीज को आंसर कर सकते थे. तो here is the question. Discuss the significance and increasing role of regional parties in the national politics. So you can start your answer with the definition of regional parties और कैसे ये नेशनल पार्टी से डिफरेंट है. तो आप क्राइटेरिया बता सकते हो, जो हमारा क्राइटेरिया एक्चुअली में है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं वहां पर, और फिर रीजनल पार्टीज के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में अच्छे से एग्जाम्पल. देन यू कैन कम बैक टू द एक्चुअल रीजन फॉर द ग्रोथ. एक्चुअली में रीजनल पार्टीज की जब हम बात कर रहे हैं उनका ग्रोथ इंडिया में कैसे हुआ, तो हम लोग टाइमलाइन से स्टार्ट कर सकते हैं अबाउट द ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज लाइक 1967, डीएमके. इस तरह से हम लोग ग्रोथ को ट्रेस कर सकते हैं, कैसे रीजनल पार्टी 67 के बाद से धीरे धीरे इवॉल्व होगी. अलग अलग रीजनल पार्टीज के बारे में आप दे सकते हैं और उनका रीजन, द फॉर्मेशन का रीजन भी बताना जरूरी है. आरजेडी, जेडीयू का बता सकते हैं आप, जनसंघ से कनेक्ट कर करके आप बीजेपी का बता सकते हैं. तो इन पर्टिकुलर सबका जो राइज है रीजनल पार्टीज का वो किस तरह से हुआ, आप उसके इमरजेंस को यहाँ पर समझाएंगे. नाउ इन द सेकेंड पार्ट what you will try or what you can write is about the impact of regional parties. कि क्या ये नेशनल यूनिटी और रीजनल एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करने के लिए सही है, उस चीज को आपको सपोर्ट करना है या उस चीज के बारे में आपको बताना है. तो हम लोग अगेन वाई टू टेक वन साइड, बिकॉज रीजनल पार्टीज की भी जब हम बात करेंगे तो देयर कैन बी बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ रीजनल पार्टीज. तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इम्पैक्ट दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इम्पैक्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स इन इंडिया. ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीजनल इश्यूज पे ये लोग फोकस करते हैं. एंड इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल पॉलिटिक्स हैज स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग द नीड ऑफ रीजनल पीपल. तो ये अच्छा है. पहले जो चीज सिर्फ रीजनल पार्टीज लेकर आती थी, क्योंकि अब प्रेशर और अकाउंटेबिलिटी नेशनल पार्टीज की भी बन रही है, तो इसीलिए क्या दिख रहा है आपको कि नेशनल पार्टीज भी किन इश्यूज को हाईलाइट कर रही है, रीजनल इश्यूज को हाईलाइट कर रही है. तो ये अच्छी बात हुई रीजनल इश्यूज को हाईलाइट करने का. Then we talk about something like coalition governments require consensus among diverse social groups for the implementation of policies and programs. Now regional parties के कारण आपको एक नया फिनोमेनन इंडिया में देखने को मिला, that is the coalition politics. और जब coalition politics होता है तो उसका ये फायदा है, देखिए नुकसान भी है बट फायदा ये है कि मल्टीपल एरिया से, मल्टीपल रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ हो रहे हैं, तो इट कैन कलेक्टिवली लीड टू ऑल्सो नेशनल यूनिटी. तो नेशनल यूनिटी में भी इसका रोल है, क्योंकि मल्टीपल एरिया से जो रीजनल पार्टीज बने वो एक साथ आकर सरकार का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उस सरकार के फॉर्मेशन में ऑब्वियसली सारे रीजनल इश्यूज भी कवर होंगे और एक तरह से नेशनल यूनिटी भी प्रमोट होगी. तो वो भी यहाँ पर आपको उसका एक डायमेंशन है. और इनफैक्ट इनका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेशनल पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टीज का रोल क्या है, तो दे गिव बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेडी गवर्नमेंट एट द टेरिटोरियल लेवल, plus they represent a test to the one party prevailing framework. जैसे 1967 rise of DMK, so the dominance of Indian National Congress was challenged or undermined, you can say first time in Tamil Nadu. और धीरे धीरे आप देखते चलेंगे उसको फिर हर जगह पे मिला. पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, BSP in 90s,
which were the key makers for the national government also, or you can say national politics में important role RJD they were playing, DMK, CPI तो डेफिनेटली नेशनल पार्टी की तरह डायरेक्टली इमर्ज हो गई, बट स्टार्टिंग में बंगाल में उनका जो आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन था, वो उन सब चीजों के कारण आप क्या समझ रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो यू कैन राइट द पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल एज इफ यू लुक एट द नोट। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रीजनल पार्टीज के इवोल्यूशन के बाद इसका डिस्कशन किया है अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ रीजनल पार्टीज। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो दिस इज हाउ रीजनल पार्टीज इवॉल्व। अगर आप ध्यान देंगे अलग अलग मैटर्स, अलग अलग चीजों के कारण रीजनल पार्टीज इवॉल्व होंगी। सो 67 तक सिंगल पार्टी डोमिनेंस, आफ्टर 67 फर्स्ट टाइम यू कैन से अ रीजनल पार्टी केम इन द फॉर्म ऑफ डीएमके। उसके बाद फिर से ये फेज बहुत स्ट्रांगली चला, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहली बार 1977 में जनता पार्टी बनेगी, दैट इज अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, और उसके बाद रीजनल पार्टीज के रूप में भी ये इवॉल्व हो जाएंगे। देन अगेन 90s तक फिर कोalition एरा थोड़ा चला, अनस्टेबिलिटी दिखी सेंटर में, अलग अलग पार्टीज कुछ कुछ दिन के लिए सरकार में रही, लेकिन उसके बाद अगेन द केम द एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, जिसमें कि रीजनल पार्टीज का रोल दिखा आपको। तो उस पर्टिकुलर चीज को आप इवोल्यूशन देखने के बाद देन वी कैन कम टू व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ रीजनल पार्टीज। तो पॉजिटिव ये है कि लोकल रीजनल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं ये लोग, ये पार्टीज। देन रीजनल रिप्रेजेंटेशन अब सेंटर के में तो होता ही था ऑलरेडी, जैसे राज्यसभा में हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये कहां पर अब हो रहा है, स्टेट में भी हो रहा है। देन स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कैसे, तो अपोजिशन इससे स्ट्रांग हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया स्टेट के इलेक्शन बाद में होंगे, तो उस टाइम पर ये अकाउंटेबल है। सो एक्चुअली में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथन कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रांग ऑपोजिशन। देन वी से प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। अब वन पार्टी सिस्टम रहता है या वन पार्टी डोमिनेंस रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम के बाद गवर्नमेंट विल स्टार्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो एक चांस है कि वो डेस्पोटिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक उसका फायदा है कि ये डेस्पोटिज्म होने से रोकेगा। प्लस अगर हम बात करेंगे कि लेजिस्लेशन के टाइम पर भी रीजनल पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट से नेशनल लेवल पर हर इश्यूज को एड्रेस करने में हेल्प मिलेगा, और इट विल एक्चुअली हेल्प इन द नेशनल यूनिटी। बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन नेगेटिव्स आल्सो ऑफ नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। पहला तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक चैलेंज इसलिए हो सकता है कि अगर रीजनल पार्टीज, देखिए रीजनलिज्म दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी, but what if it is negative in nature? That means the region will be considering themselves above the nation, तो ये नेगेटिव रीजनलिज्म हो गया। और रीजनल पार्टीज अगर चाहें तो उस रीजनलिज्म को नेगेटिव में ले जा सकती हैं, तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। देन नैरो इंटरेस्ट, क्योंकि रीजनल पार्टीज को अपने रीजन के लिए काम करना है, तो उनका इंटरेस्ट नैरो होगा और मायोपिक विजन उनका होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म विजन होता है, ये भी एक इशू है। देन ये क्या चीज को प्रमोट करेगा, ऑब्वियसली ये पार्टी जिस चीज के बेसिस पे आए हैं उनको ज्यादा प्रमोट करेंगे, तो यानी कि और डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जैसे कास्ट को प्रमोट करना, कम्युनिटी को प्रमोट करना, क्लास को प्रमोट करना, इस तरह से क्या होगा, डिवीजन भी हो सकता है सोसाइटी के अंदर। देन टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज विल लीड टू इंस्टेबिलिटी ऑल्सो। अब बहुत सारे रीजनल पार्टीज आ जाएंगे, तो यूपीए 2 का एग्जाम्पल देखिए, ऑल द टाइम गवर्नमेंट वॉज एंगेज्ड इन कीपिंग ऑल द यू कैन से पॉलिटिकल पार्टीज हैप्पी, उस चक्कर में डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ रीजनल पार्टीज। प्लस डिसरप्शन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर भी डिसरप्शन करेंगे, कहीं ना कहीं काम को स्मूथली होने से रोका जाएगा, किसके द्वारा, जो रीजनल पार्टीज वहां पर इलेक्शन में जीत कर आई है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न, क्योंकि उनको अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री मिल गया, अगर वो कोalition में है तो ठीक है, लेकिन नहीं मिलता है मान लीजिए, so then they will also create problem in the government also. You can see JDU, they did not form the part of ministry in the NDA government before the separation from BJP, but they also question, you can say the center's law with respect to CA, उसमें JDU ने उसके खिलाफ बात भी किया था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि रीजनल पार्टीज का जो इंटरेस्ट होगा वो चूंकि नैरो है, इसके कारण डिसरप्शंस पार्लियामेंट में हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हाउ यू विल कंक्लूड कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम एक बार को फायदा अच्छा भी है, नुकसान भी है, लेकिन ज्यादातर इसके पॉजिटिव साइड्स ही रहते हैं।
And therefore, despite all this criticism, we cannot undermine the role of regional parties in strengthening democracy. जैसे आप एनडीए का देख लीजिए 1999 से 2004 कोalition था, यूपीए 1 देख लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिया गया कोalition के होते हुए, तो रीजनल पार्टीज का रोल वहां पे दिखा आपको. तो therefore it is very much required, but at the same time रीजनल पार्टीज को भी अपना विजन मायोपिक से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ब्रॉडर करना पड़ेगा. आप इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हो, बट दोनों आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करना है इन एग्जांपल्स के. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज discussion, or you can say the discussion of polity. It is asking about judiciary. An independent judiciary having the power of judicial review is the salient feature of the Constitution of India. एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसके पास जुडिशियल रिव्यू हो, ये एक सेलिएंट फीचर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ये पहला पार्ट है. और दूसरा पार्ट कहता है, डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स. तो पहले हम लोग पार्ट को डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो दो कीवर्ड यूज किए गए हैं उसको कोशिश करते हैं एड्रेस करने का. So why can't we start rather than from the definition, we can start with a case introduction में जहां पर इन दोनों चीजों को एड्रेस कर दिया गया. So judicial review has been declared part of basic structure in IR Coelho case, and at the same time independence of judiciary is a part of basic structure has been held by Supreme Court in the 4th judges case और NJAC case 2015. हम लोग वहां पे मेंशन कर सकते हैं इसको. Then we can start with the definition of judicial review. तो judicial review जो एक्चुअली में है कॉन्सेप्ट वो क्या है, इसका हम लोग ओरिजिन दिखा सकते हैं. दैट इज वी कैन ट्रेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम द मार्बरी वर्सेस मैडिसन केस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट. उस केस में 1803 में पहली बार जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ. हम लोग उसको इंस्पायर किए हैं, और इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिख सकते हैं जहां पर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं. तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू, तो आर्टिकल 13 आपको दिखता है. देन यू सी आर्टिकल 32, you see article 226, these are all what, the constitutional provision of judicial review. तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. तो judicial review, it is a concept which was originated in the landmark US Supreme Court judgment Marbury versus Madison 1803, and it can be understood as a form of court proceeding where the lawfulness of a decision is checked. जब किसी भी डिसीजन का, ए पॉलिसी का लॉफुलनेस चेक किया जाए, इसको क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू. और इसके 3 डायमेंशन हम समझ सकते हैं, और ये डायमेंशन जो है वो चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. फर्स्ट डायमेंशन बेसिकली 4 डायमेंशन में है, लेकिन हम उसको 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं. जैसे जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन, उसी के साथ हम लोग अमेंडमेंट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों लेजिस्लेचर कर रहा है, पार्लियामेंट कर रही है, बट अलग अलग यहाँ पर हम लोग देखते हैं. अगर तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन यानी कि लॉज का जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जितने भी संविधान में संशोधन होते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू. तीसरा जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन, जैसे कि पुलिस ने कोई एक्शन लिया उसका रिव्यू भी हो सकता है. एंड लास्ट इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन इटसेल्फ, यानी कि कोर्ट अपना खुद का जजमेंट भी रिव्यू करती है. तो ये सारे फेसेट्स चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है. एंड बेसिकली अगर हम लोग इसके एग्जांपल समझेंगे कोई जुडिशियल रिव्यू के, तो जुडिशियल रिव्यू का एग्जांपल जैसे शंकरी प्रसाद केस जहां फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ, गोलकनाथ केस, देन केशवानंदा भारती केस जहां जुडिशियल रिव्यू करते हुए एक बहुत बड़े पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. एनजेएसी केस यानी 4th जजेस केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया 99th अमेंडमेंट एक्ट का, और उसको पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया on the ground of independence of judiciary as a part of basic structure. तो हम लोग कुछ एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू के देख सकते हैं, और देन वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट. और कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि 9th शेड्यूल क्या है, लिमिटेशन है जुडिशियल रिव्यू का, कि जो 24 अप्रैल 1973 के पहले के लॉज जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, दे आर टोटली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. और 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून आए हैं, दे आर पार्शियली इम्यून एंड दे कैन बी चैलेंज ओनली इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर. एक तरह से थोड़ा सा लिमिटेशन अभी भी किसके ऊपर है, जुडिशियल
रिव्यू के ऊपर है। देन इफ वी टॉक अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, तो फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। पहला तो इसका डेफिनेशन ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। सिर्फ एक्टिविज्म अगर समझने की कोशिश करें तो जब आप कुछ वैसा करो जो करने का आपका पावर नहीं था, तो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग व्हिच यू आफ्टर बाय क्रॉसिंग योर जुरिसडिक्शन और लिमिट्स, इट इज नोन एज एक्टिविज्म। तो उसी तरह जुडिशियरी जब अपने लिमिट्स को क्रॉस करके यानी अपने स्फीयर को लांघ कर कुछ काम करती है, वो एक्टिविज्म कहलाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। फॉर एग्जाम्पल, कानून बनाने का अधिकार किसका था? पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का। लेकिन जब ये कानून जुडिशियरी बना दे, रूल्स रेगुलेशन लाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। लेकिन जब ये रूल्स रेगुलेशन जुडिशियरी ला दे, ये कहलाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। और जब जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात करते हैं तो ये अपना बेस डिराइव करता है आर्टिकल 142 से, क्योंकि आर्टिकल 142 कहता है कि अगर कोई भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो उस केस में कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सकती है और वो ऑर्डर पूरे देश भर में इन्फोर्सेबल किया जाएगा, बनाया जाएगा। फिर से समझिए, अगर कोई केस या कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो in that case to do complete justice, Supreme Court can pass any order or judgment. That order and judgment has to be implemented throughout the country. For example, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में विशाखा नाम की एक लड़की थी जिनको बेसिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। कहां पर? वर्क प्लेस के अंदर। एट दैट टाइम देयर वाज नो रूल गवर्निंग हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। वैसे हैरेसमेंट के लिए आईपीसी में प्रोविजंस है, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल प्रोविजन डीलिंग विद हैरेसमेंट स्पेसिफिकली एट वर्क प्लेस, बिकॉज इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए ना सिर्फ विशाखा को इस चीज से फायदा, मतलब इस चीज का रिलीफ दिलाया, बट रादर इट यू कैन से ऑर्डर्ड समथिंग लाइक विशाखा गाइडलाइन। और विशाखा गाइडलाइन वो सेट ऑफ रूल्स थे जिसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए ये सारे रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला गया। और इस पर्टिकुलर मैटर पे जो कानून पार्लियामेंट लाती है वो 2013 में लाती है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। यानी कि 1995 जब विशाखा केस आया, उसके बाद 2013 यानी कि 18 साल तक जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में वर्क प्लेस था वो किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट के विशाखा गाइडलाइन के द्वारा। जो काम पार्लियामेंट का था वो किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। दिस इज नोन एज एक्टिविज्म। एक्टिविज्म को डिफाइन करने के बाद आपको समझाना है कि कैसे इसने सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को बढ़ाया या स्ट्रेंथन किया है विद एग्जाम्पल। तो विशाखा गाइडलाइन एक एग्जाम्पल हुआ। सिमिलरली हुसनैरा खातून केस, एक पिटीशन फाइल हुआ कि जो हमारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उन पर्टिकुलर प्रिजनर्स की कंडीशन बहुत ही दयनीय स्थिति में रहती है, क्योंकि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो बहुत ही लंबा चलता है। इस चीज को एंटरटेन करते हुए इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए एक पर्टिकुलर राइट दे दिया, लोगों को अधिकार दे दिया, दैट इज द राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड फ्री लीगल एड। ये आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया। अगेन एक अधिकार दे दिया गया, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। जो अधिकार किसके द्वारा मिलना था? पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। So this is also what? Activism, that it is crossing its step. दीपावली के टाइम पे क्रैकर्स को बैन करना, ये किसका रूल होता? एग्जीक्यूटिव का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। So these are all activism. But when we talk about activism, आप डेफिनेटली पावर्स को समझा देंगे, but there are certain challenges of activism also. तो कुछ इश्यूज हैं किसमें? एक्टिविज्म में। जैसे सबसे पहला, ये सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहा है। जब जुडिशियरी का काम लॉ मेकिंग नहीं है तो वो लॉ मेकिंग कर रही है, दैट इट इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा, इट कैन लीड टू इनएक्टिविटी ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स, क्योंकि अगर जुडिशियरी जब सारे काम करने लगेगी तो बाकी दोनों ऑर्गन्स फिर इनएक्टिव हो सकते हैं। चांसेस हैं कि वो बोलेंगे फिर जुडिशियरी सारा करेगी, दे विल बी गोइंग टू द इनएक्टिविटी मोड। तीसरा, कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पर एक्टिविज्म तो कर लिया गया, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो सकता, और जुडिशियरी इस चीज को नहीं समझती है।
फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स को बैन किया गया दिल्ली में 2014-15 में, और उस टाइम पे कुछ टाइम फिक्स किया गया कि सिर्फ 8 से 10 क्रैकर्स को जलाया जाएगा. नाउ यू कैन सी हाउ इट कैन बी मेड इम्प्लीमेंटेबल. 8 से 10, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रैक दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इम्प्लीमेंटेशन का इशू हो सकता है कभी कभी. नेक्स्ट, आपने एक्टिविज्म करके क्या किया, जितने भी हाईवेज हैं स्टेट एंड नेशनल, उसके 500 मीटर तक के दायरे के अंदर किसी भी तरह का अल्कोहल सेल नहीं होगा. नाउ व्हाट अबाउट दोज एरिया जो शहर के बीच से कभी कभी हाईवे गुजर रहा है, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दोज. तो वहां भी इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है. देन द इशू ऑफ कंपीटिंग राइट. कंपीटिंग राइट्स क्या होता है कि मान लीजिए एक्टिविज्म करके कोर्ट किसी एक के अधिकार को बचाने की कोशिश करती है, बट एट द सेम टाइम वो किसी और के राइट्स को वायलेट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी एरिया में इंडस्ट्री लगा हुआ था और वहां पर एक पीआईएल फाइल हुआ कि ये इंडस्ट्री के कारण इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है. तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट अधिकार के नाम पर जुडिशियरी एक्टिविज्म दिखाकर बोलेगी कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है, इस इंडस्ट्री को शट डाउन किया जाए, because right to clean environment is a part of basic structure. Now what about those who were dependent on those particular industries? उनका क्या, उनका राइट टू लाइवलीहुड थ्रेटन हो गया, उनका फ्रीडम टू कैरी बिजनेस ऑक्यूपेशन खत्म, थ्रेटन हो गया. तो दैट इज द इशू ऑफ कंपीटिंग राइट्स. तो जुडिशियल रिव्यू के कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, बट एक्टिविज्म हैज लिमिटेशंस. यू हैव टू राइट दोज लिमिटेशंस और उसको भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा. देन यू विल कंक्लूड फाइनली definitely it has increased the powers of what? Judiciary, but as per Supreme Court in Aravali Golf Course case, judiciary को अपना लिमिट पता होना चाहिए कि कहाँ उसको स्टेप करना है, कहाँ नहीं करना है, because there is a very thin line between what? Activism and overreach. जब आप जरूरत बिना जरूरत के क्रॉस कर गए, इसमें बहुत थिन लाइन है. और इसीलिए आप लास्ट में यही लिखोगे कि in a nutshell it is correct to say that judicial activism has both positives and negatives, but when the elected representative fail to create a welfare state and to do complete justice, then the role of judiciary becomes indispensable for the protection of individual rights. तो वहाँ judiciary का रोल आप कहीं से भी खारिज नहीं कर सकते हो, तो वहाँ एक्टिविज्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कुड हैव कंक्लूडेड. नाउ बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैं बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 5 क्वेश्चन GS1 में वी वुड हैव नॉट प्रेडिक्टेड कि पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, बट ऑल द क्वेश्चंस वर थॉरोली कवर्ड इन द क्लासरूम क्लास प्रोग्राम ऑफ मेंस. बट द थिंग इज we need to revise it multiple times because it has been discussed, they are in pointer form, but you have to write there comprehensively. एंड दिस इज वेयर कम्स द रोल ऑफ रिवीजन. आप 50 डेज हमारा प्लान देखिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डायमेंशन समझ में आएंगे. तो इट वाज थोरोली कवर्ड एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर. बट फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट यू मस्ट फॉलो दिस लेक्चर, बट एट द सेम टाइम try to improve your points and try to enrich your points. आप अपने पॉइंट्स को एनरिच कीजिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चंस में जब तक आप इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस नहीं दोगे, दैट इज द रेफरेंस ऑफ लॉ कमीशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, आप जब तक ऐसे रिप्रेजेंटेशन या ऐसे रेफरेंस नहीं दोगे, आपका आंसर इनकम्प्लीट रहता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटी, एंड दैट इज वाई GS2 में नंबर कम रहते हैं. So you have to give institutional reference in every question, because most of the question is asking do you agree, do you think, but they are not asking your personal opinion or thought. They are trying to actually see how you are presenting your opinion by citing certain institutional reference, based on certain institutional reference. आपको उसी तरह इसको डील करना है. ठीक है, I hope you were able to understand the discussion, or you and any question अगर आपका है comment section में आप पूछ सकते हो. तो पॉलिटी सेक्शन का आप आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, और प्लीज़ डेफिनेटली आप इसको बाकी लोगों से भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.